हेलो गाइस, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, और ये तीसरा चैप्टर आपका गॉसेस थ्योरम पड़ेगा। तो गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, क्योंकि इस थ्योरम का यूज़ करके आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी भी पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, तो इसको हम लोग मेन चीज इसमें यह है कि इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। गॉसेस थ्योरम तो एक मैटर हो गया, लेकिन उसका एप्लीकेशन एक दूसरा मैटर हो गया। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे कि गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो उसके लिए हम लोग को शुरुआत करनी पड़ेगी एरिया वेक्टर से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर, जैसा कि आप लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है। तो सपोज करिए कि ये कोई एरिया है, ये कोई एरिया है, इसका कोई सर्टेन रीजन है ये। तो इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इसके नॉर्मल होगा, यानी ऐसे होगा। ठीक है, यानी इधर होगा। अगर ये प्लेन अगर हमारा ऐसे है और ये हमारा प्लेन है, तो इसके ऊपर हम नॉर्मल डाल दें तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया ये होगा, लेकिन एरिया वेक्टर डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगा। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी प्लेन अगर हम लेंगे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू होगी, ये जो आप देख रहे हो, ये जो वैल्यू होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर को हम कैसे लिख पाएंगे। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आए तो ये आप नॉर्मल आप ऐसे पड़ेगा इसको, यानी नॉर्मल हमेशा किधर होगा, सरफेस के आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। जो भी सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं एरिया के लिए, उसके ऊपर हम एक आउटवर्ड नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा एरिया ऐसे है तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद हम लोग इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से अप्लाई करते हैं कि कैसे हम लोग इसको जज कर पाएंगे। तो पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं यहाँ पे। ये एक 3D प्लेन है, x, y, z, और इसमें x, z प्लेन में एक कोई एरिया हमने ले लिया। ठीक है, ये जो यूनिट है, सपोज कर लीजिए कि ये यूनिट 3 सेंटीमीटर है और ये यूनिट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमारा ये प्लेन, हमारा ये जो प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, तो इसके ऊपर जो हम नॉर्मल डालेंगे तो वो नॉर्मल किधर जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। और वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो एरिया वेक्टर कैसे हम लोग को निकालना है, मॉड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। और मॉड ऑफ ए आप निकाल लो, ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो कितना हो गया
5 3 जा 15, यानी यहाँ पे हम एरिया निकाल के हम बता रहे हैं आपको 5 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पे हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये 3 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे रख दिया, इसको सॉल्व कर लो। 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर -3। और ये यूनिट वेक्टर किधर है? वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जे, और ये मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एरिया वेक्टर नहीं फाइंड आउट करना सीखोगे तब तक आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज नहीं कर पाओगे, और न ही इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो पाएगा जिसमें आमतौर पे आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस शीट को, और उसका दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला टॉपिक एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट है, और दूसरा टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ठीक है ना, जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमको देखना पड़ेगा। सपोज करिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। ये अगर इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इमेजिनरी प्लेन लेते हैं, ठीक है, तो आप एक इसके परपेंडिकुलर कोई इमेजिनरी प्लेन ले लो। ठीक है, तो ये एक हमने प्लेन ले लिया जो इस फील्ड के परपेंडिकुलर है। मतलब सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने एक प्लेन ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर जब हम कोई नॉर्मल डालेंगे, ये प्लेन है, अब इसके ऊपर हम नॉर्मल डालें, अब इसको नॉर्मल को आप पकड़ लीजिए आप। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो जब भी कोई प्लेन, इमेजिनरी प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो जो नॉर्मल होगा वो उससे क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने इस पे नॉर्मल डाल दिया, हमने क्या दिया? डाल दिया इसके ऊपर एक नॉर्मल। ये फिगर ऐसे है, 3D में इसको समझना है। और ये नॉर्मल डाल दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जिधर नॉर्मल होगा उधर ही क्या होगा? एरिया वेक्टर भी होगा। तो ये दोनों वेक्टर एक साथ हो गए, यानी यहाँ पे एंगल क्या है? 0 है। ठीक है ना। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया कि इफ वी इमेजिन अ प्लेन, इमेजिनरी प्लेन perpendicular to the direction of electric field or uniform electric field, then the product of magnitude of electric field and magnitude of area is called a scalar physical quantity known as electric flux. ठीक है ना। तो इसको आप लोग डेफिनेशन को आराम से सुन के आप लोग लिख भी सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि if we place an imaginary plane perpendicular to the uniform electric field or electric field, then
द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of electric field and magnitude of area vector is called electric flux. Electric flux is a scalar physical quantity. ठीक है, कैसे स्केलर है इसको हम लोग बस जस्ट इसके अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। इट इज डिनोटेड बाय फाई, वेयर फाई इज इक्वल टू E परपेंडिकुलर इनटू A। तो ये जो साइन है इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। E परपेंडिकुलर, E परपेंडिकुलर का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यहाँ पे क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दोनों को, इसके प्रोडक्ट को हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम, उस मेजरेबल क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया पाई। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स इज, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी आप लिख सकते हो आराम से। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, हमेशा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग पहली बार देखते हैं उनको थोड़ा जानते रहना चाहिए। तो न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, और फोर्स का मतलब M/L/T-2। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया है यानी L/2, और कूलम का T/A, हमेशा की तरह I=Q/T, Q=I×T, I का A और इसका T, तो ये हो जाएगा T/A, A/T। बात एक ही है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फाई का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा फाई का M, L पे 1 और ये L पे 2, L पे हो गया 3, T ऊपर ले गया तो T पे -3 और A पे -1। ठीक है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, हमेशा की तरह हम बता रहे हैं। अब कैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Why electric flux is a scalar physical quantity? क्वेश्चन ये, तो अब हमने इस प्लेन को ऐसे ले लिया, इस तरह का एक रीजन ले लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोई परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। ठीक है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम ले रहे हैं वो इससे कुछ एंगल पे हम ले रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं हम कुछ एंगल पे ले रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है ना, मतलब ये इस तरह का कुछ मैटर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इसको इस प्लेन को पेनिट्रेट करते हुए ऐसे निकल रही है, और ये जो है प्लेन के ऊपर नॉर्मल। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, दिख रहा है साफ साफ। ये प्लेन के ऊपर नॉर्मल कहीं भी रहेगा तो ये नॉर्मल ही होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप ध्यान कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, E परपेंडिकुलर इनटू A। ठीक है ना, यानी हमेशा प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसका प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ में फ्लक्स देता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सपोज करिए ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस E को जब इधर ब्रेक करेंगे तो हमको E परपेंडिकुलर मिलेगा, और वो E cos थीटा होगा, क्योंकि थीटा की तरफ कोई भी कंपोनेंट ब्रेक होता है उसके साथ क्या आता है, cos थीटा। अब यहीं पे हमारा काम खत्म हो गया।
तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई परपेंडिकुलर इंटू ए। ई परपेंडिकुलर का मतलब ई कॉस थीटा इंटू ए, या इसको हम ले सकते हैं ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये फाई। ठीक है। ई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको E डॉट ए, E डॉट ए। अब यहां पे दो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, उसके बीच में डॉट आ गया, क्योंकि जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फॉर्म पकड़ लेगा मॉड ऑफ ए cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड A। ठीक है। और A एंड E। ठीक है। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में A डॉट बी और B डॉट ए दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है। और इससे ये भी पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म आ गया आपके पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है। अब हम इससे कुछ केसेस को स्टडी करेंगे। तो इसका पहला केस आता है यहाँ पे, केस फर्स्ट। आप लोग जान रहे हो फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यानी इक्वेशन सेकेंड को हमको यूज करना है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है। तो इफ सपोज करिए ये एक प्लेन परपेंडिकुलर है और इसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ये नॉर्मल है या एरिया वेक्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया तो एंगल क्या हो गई, जीरो। जब एंगल जीरो हो गई तो फाई इक्वल टू हो गया E इंटू ए इंटू कॉस जीरो, और ये वैल्यू हो गई E इंटू ए। कॉस जीरो की वैल्यू चूंकि मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पाई मैक्स। ठीक है। अगर आप मैक्स और मिन वर्ड यूज नहीं करते तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लक्स होगा वो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। ठीक है ना। ये कैसा फ्लक्स होगा, पॉजिटिव फ्लक्स हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स होता है। ठीक है। और वो कोई वैल्यू ले सकता है, लेकिन अगर जीरो पे रहेगा तो वो मैक्सिमम, यानी ये है मैक्सिमम आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है ना। मैक्सिमम मिनिमम के चक्कर में नहीं पड़ना यहाँ पे हमको फ्लक्स आउटगोइंग या इनकमिंग, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है इसका मतलब होता है या तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है। ठीक है ना। और जब इसके यहाँ पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है तो इसके ऊपर जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया है, नॉर्मल। ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज सिस्टम की वजह से फील्ड भी इधर ही और ये नॉर्मल भी इधर ही। ठीक है। एक सेकेंड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जब डिस्टर्ब करना होगा तो उसको हम करेंगे। ठीक है। या इसको आप दिमाग से हटाइए, इसी पैरेलल को प्लेन को हम लेते हैं। ठीक है। ये हमारा नॉर्मल एरिया वेक्टर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ऊपर।
तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कितना एंगल हो गया 90, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो इसलिए यूजिंग इक्वेशन सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज को हम रखें तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी E इंटू ए इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सरफेस के पैरेलल अगर फील्ड जा रही है उस कंडीशन में आपको सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंड नहीं होगा। केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री कैसे होगा जिसको ध्यान देना है, ये एरिया वेक्टर है। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है और हम फिर नॉर्मल डालेंगे, तो नॉर्मल तो हमेशा आपको आउटवर्ड ही डालना है, ठीक है। नॉर्मल हमको आउटवर्ड डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। और cos 180 डिग्री का मतलब -1, या फिर इस फार्मूले को हम यूज करेंगे इक्वेशन सेकंड को, और इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे तो हो जाएगा ये E इंटू ए इंटू cos 180, और ये हो जाएगा E इंटू ए और ये -1 यानी -E इंटू ए। अब यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है कि ये नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बनाना है कि ये इनकमिंग मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है ना। ये कैसा फ्लक्स है, ये इनकमिंग मैक्सिमम फ्लक्स। तो नेगेटिव फ्लक्स जो होता है वो सरफेस के अंदर आता है, ठीक है, और आउटगोइंग जो फ्लक्स होता है वो सरफेस से बाहर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज आपने समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग को समझना है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा ईयरफोन का यूज करिए, क्योंकि कंपैरिजन में वीडियो में जो वॉइस क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। जब मेरे सिस्टम्स और अच्छे हो जाएंगे तो फिर आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी, आप मेरे वीडियो को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। फिर हम जो भी कोऑपरेशन आप कर रहे हैं अच्छा लग रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू।